हेलो गाइस, वेलकम इन डूअर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी जो 2 दिसंबर 2025 को शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था। उस पेपर में साइंस के किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, तो उनके सॉल्यूशन को यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे और जिससे आप लोगों को आने वाले आगामी जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है उसमें इससे मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के ऊपर एक प्रतिबिंब की ऊंचाई, अर्थात जो हमारा यहाँ पे मुख्य अक्ष है उसके ऊपर जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी उसकी क्या होगी। अर्थात जो मुख्य अक्ष से ऊपर है तो उसको हम शून्य माना जाता है, या वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है, या को ऋणात्मक माना जाता है या धनात्मक माना जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में साइन कन्वेंशन है कि हम जो मिरर या दर्पण में या लेंस में जो साइन कन्वेंशन है उसका यूज कैसे करते हैं। तो पहले हम साइन कन्वेंशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसके बाद फिर इस क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने एक आपको दर्पण दिख रहा होगा, तो ये दर्पण है और दर्पण के बीच में ये जो लाइन है जहाँ पे हमने एक्स एक्सिस लिख रखा है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, अर्थात मुख्य अक्ष। अब बात समझिए, जैसे हमारा जो कार्टेशियन प्लेन होता है या आपने इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाया होगा, तो जिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में जो ये हमारा मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव होता है। इसी तरीके से इस एक्स एक्सिस के ऊपर आप जाएंगे तो पॉजिटिव लिया जाता है और इस के नीचे जाएंगे तो आपका निगेटिव वैल्यू होती है। तो सेम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, जो ये आपका मिरर है, मिरर जो हमारा है, मिरर ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हम मान के चलते हैं, और जो हमारा ये लाइन है इस लाइन को हम एक्स एक्सिस मान के चलते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात प्रतिबिंब है, देखो एक चीज याद रखिएगा, वस्तु हमेशा ऊपर की ओर हम रखेंगे जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो वस्तु है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ रखी जाएगी, अर्थात ये हमेशा वाई यानी वस्तु आपकी धनात्मक होगी साइन में, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर जो वैल्यू होती है वो धनात्मक होती है। वैसे ही इसके नीचे जो वैल्यू होगी वो आपकी ऋणात्मक होगी। इस दर्पण अर्थात लेंस, दोनों चीज दर्पण या लेंस के केस में अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू होगी तो निगेटिव लेंगे और राइट हैंड साइड पे होगी तो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर वस्तु तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड अर्थात निगेटिव में लेंगे और उसकी ऊंचाई धनात्मक लेंगे। दो चीज समझिएगा, वस्तु की जो पोजीशन है यू जिसे कहते हैं वो आपकी ऑलवेज निगेटिव लेते हैं, वहीं पे वस्तु की जो साइज है अर्थात उसकी ऊंचाई वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, अर्थात जिस वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना है उसके दूसरी तरफ जो हमारी इमेज है अर्थात प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब इस दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड भी बन सकता है, राइट हैंड साइड भी बन सकता है, ऊपर की ओर भी बन सकता है, नीचे की ओर, अर्थात ऊपर बनेगा तो वर्चुअल होगा, नीचे बनेगा रियल होगा, तो कहीं भी बन सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड, दर्पण या लेंस के लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है तो हमारी वस्तु की जो दूरी होगी वो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो नकारात्मक निगेटिव होगी, नीचे की ओर बन रही है तो निगेटिव लेंगे और ऊपर की ओर बन रही है तो धनात्मक लेंगे। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के ऊपर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है और मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है अर्थात वो धनात्मक होगी और हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए यही सब चीज लिखी, यदि प्रतिबिंब सीधा इरेक्ट बनता है, इरेक्ट अर्थात मतलब वो सीधा है इस तरीके से, तो वो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा और उसकी ऊंचाई धनात्मक होगी और वह क्या होगा। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपका इमेज इरेक्ट है तो वो ऑलवेज वर्चुअल होगा, वर्चुअल यानी आभासी, उसको रियल में किसी भी आप प्रतिबिंब पर्दे पे या स्क्रीन में उसको नहीं ला सकते हैं। ओके गाइस, तो इसका आंसर आई होप आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका केंद्रक में डीएनए, क्या कह रहा है, जो कोशिका केंद्रक में डीएनए निम्नलिखित में से किस पदार्थ के निर्माण के लिए सूचना स्रोत है। अब बात समझिएगा, यानी सोर्स ऑफ जो हमारे पास सोर्स है वो किस चीज का है। तो एक्चुअल में पहले हम बात करते हैं डीएनए, डीएनए है किसका,
बना किसका होता है, तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। एक्चुअल में डीएनए जिसको हम बोलते हैं जो एक तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ये आपको याद रखना है कि जो डीएनए है वो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और इसी के पास पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। इसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसलिए बोला जाता है कि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरीके से लेयर इस तरीके से जा रही हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये सभी किसी ना किसी जो हमारी प्रोटीन होती है वो उनके द्वारा जुड़ा होता है। तो यहाँ पे जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्ट होता है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में। आरएनए वो तरीके से ट्रांसलेशन का प्रोसेस करता है कि उससे कौन सी प्रोटीन है और कौन सी प्रोटीन उससे बनेगा। तो ये सारी किसके पास इन्फॉर्मेशन है? डीएनए के पास। प्रोटीन की सारे जो प्रोटीन बनेगा उसके सारे सूचना की इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है, बिकॉज अब जो प्रोटीन है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल की इन्फॉर्मेशन रखता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि डीएनए प्रोटीन से बना होता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रोटीन। यानी कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए वह अणु है जो आनुवांशिक जानकारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को संग्रहित करता है। यह जानकारी मुख्यतः प्रोटीन बनाने अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होती है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। तो यही देखो, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, डीएनए सीधे प्रोटीन नहीं बनाता बल्कि चरण वाइज काम करता है। डीएनए टूटता है आरएनए में, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं डीएनए टूटा है, और यानी अब ये आरएनए यानी एमआरएनए जिसे बोला जाता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड ही जाके उसको फर्दर ट्रांसलेशन करके प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, अर्थात प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो ये भी आपके लिए इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती है? बात समझिएगा, बल को यानी जो बल लग रहा है, पहले हम बात करते हैं उत्प्लावक या अर्थात उत्प्लावन बल के बारे में, जिसको बायोंट फोर्स के नाम से या बायोंट फोर्स भी कहते हैं। तो ये जो बायोंट फोर्स है इसको आर्किमिडीज सिद्धांत से भी समझा जाता है या आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है, बिकॉज ऑफ दिस जो रूल्स को यानी ये थ्योरम आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है। अब इनका एक्चुअली थ्योरम ये कहती है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, बात समझिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड अर्थात तरल पदार्थ में डालते हैं या पानी में डुबाया जाता है तो उस पर एक बल कार्यरत होगा। वो बल ऊपर की ओर लगेगा और वह बल उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होगा। बात समझिएगा फिर से, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि यदि किसी बल को या किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को, ये सॉलिड होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा कंडीशन को याद है कि सॉलिड वस्तु पे लगने वाले बल की बात हो रही है, अर्थात ठोस वस्तु पे लगने वाले बल। किसी ठोस को किसी द्रव अर्थात लिक्विड में डाला जाए या डुबाया जाए तो उस पर लगने वाला बल अर्थात उसके ऊपर की ओर एक बल लगेगा जो उस पे उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होगा। अर्थात जितना ये पानी यानी जो सॉलिड है, जितना ये पानी यहाँ से हटाएगा उतना उसी पानी के भार के बराबर इस पे नीचे से बल लगेगा। और यदि यह बल ज़्यादा है अर्थात इस भार से, तो यह ऊपर तैरेगी, और अगर इसका भार ज़्यादा है अर्थात mg ज़्यादा है तो ये नीचे डूबेगी। ये पूरी तरीके से बायोंट फोर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सी वस्तु पानी में डूबेगी, कौन सी वस्तु पानी में तैरेगी। ये किस पर? कि उसके द्वारा जो वस्तु, इन जनरल केसेस में सामान्यतया यदि कोई वस्तु जिसका घनत्व डेंसिटी ज़्यादा है, इन जनरल वो क्या होगा, पानी में डूबेगी, और जिसकी डेंसिटी कम है वो पानी में तैरेगी। बट जैसे आपने देखा होगा कि जो लोहा है, लोहे के छोटे से पीस को हम या सुई को डालें तो वो पानी में डूब जाती है, बट उसी लोहे की बड़ी बड़ी जहाज भी बनाई जाती हैं जो उस पानी में तैरती हैं। तो ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ उसके एरिया, क्योंकि हमने उसका जो एरिया यानी सरफेस एरिया को बढ़ाया, या हम दूसरी भाषा में हैं उसके द्वारा जो विस्थापित यानी जो पानी को विस्थापित करता है, विस्थापित किए जाने वाले पानी की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात उसके द्वारा नीचे से बहुत ज़्यादा बल लगता है जिसकी वजह से वो तैरता है। अर्थात
जो यहाँ पे उत्प्लावक बल है वो डेंसिटी पे इनडायरेक्ट रूप से संबंधित है, जबकि डायरेक्ट किसका संबंधित है, अर्थात जो विस्थापित तरल का आयतन अर्थात कितना पानी वो विस्थापित करता है, तरल का घनत्व क्या है, क्योंकि जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतना ही ज़्यादा उसका भार होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, जो तरल अर्थात लिक्विड का जो घनत्व होगा, अगर उसका क्योंकि जो किसी भी वस्तु जो द्रव है उसका जो मास होता है वो रो इंटू वी होता है, और जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा उसका मास होगा, यानी उसका भार होगा, और भार ज़्यादा तो प्लावन बल ज़्यादा। तो तरल के घनत्व भी डायरेक्ट उस पर प्रभावित करता है, गुरुत्वीय त्वरण भी प्रभावित करता है, बिकॉज ऑफ जो जी है वो डिपेंड इस चीज़ पे करेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना है। अर्थात इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वस्तु का घनत्व, यानी वस्तु के घनत्व पे प्रभाव कम पड़ता है। वस्तु को घनत्व जब हम उसकी शेप में कोई परिवर्तन करें सीधा वस्तु पे डालें, बट हम जो वस्तु है उसको शेप को चेंज करते हैं, तो उस शेप की चेंज की वजह से वो पानी में, या उसकी शेप को हमने इस तरीके से चेंज करें कि उसका जो उसके द्वारा जो वाटर है यानी जो लिक्विड है वो विस्थापन बहुत ज़्यादा हो जाए, जिससे वह पानी को बहुत ज़्यादा विस्थापित करेगा और उससे जो उत्प्लावन बल है वो बढ़ जाएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए गाइस, अच्छा ये सी ऑप्शन करेक्ट इसलिए क्योंकि उत्प्लावन बल में लगने वाले बल डायरेक्ट नहीं संबंधित है। इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ये इनडायरेक्ट रूप से संबंधित रखता है बट डायरेक्ट से कोई संबंध नहीं। बाकी जितने 3 ऑप्शन है उनका डायरेक्ट संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण में धूमन किस प्रकार सहायक है? धूमन से मतलब है कि जहाँ पे हम खाद्यान्न रखते हैं कई बार उनको वहाँ पे हम स्मोक, जैसे हम इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे स्मोक प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ये स्मोक किस तरीके से हेल्प करता है? तो एक्चुअल में ये जो स्मोक होता है ये कुछ रसायनों या गैसों को ज्वलित करके उत्पादन किया जाता है। आप कुछ इस तरीके से समझें, जब आपके एरिया पे कई बार मच्छर मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनको भगाने के लिए जो म्यूनसिपालिटीज़ हो गई या आपकी जो नगर पालिका या इनके जो भी लोकल अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है स्मोक, यानी कई बार देखो कि आपके मोहल्ले में धुएं जैसे कुछ छिड़काव किया जाता है जिससे जो मच्छर है वो वहाँ से भाग जाए। तो ये स्मोक इसी तरीके से जहाँ पे हम अपने अनाज रखते हैं वहाँ भी किया जाता है। तो इस स्मोक में एक्चुअल में होता है कुछ केमिकल्स होते हैं, रसायन, जो गैस के रूप में वहाँ पे छिड़काव किया जाता है जिससे कीटों और फफूंद यानी सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है जो हमारे खाद्य पदार्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसमें इन जनरल जो होती है वो फास्फीन का काफ़ी ज़्यादा गैस के रूप में यूज किया जाता है। ये गैस जो हमारे अनाज के अंदर छिपे कीटों, लार्वा या अंडों को मार देता है और हमारा जो खाद्य पदार्थ लंबे समय तक जीवित रहता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यह उन पीड़ को अर्थात कीड़ों को मारता है जो अन्यथा भंडारित अनाज को क्षति पहुंचा सकते हैं, हमारे भोजन को नुकसान पहुंचा सकते, उनको किल करने में इसका यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड में कौन सा प्रकार्यात्मक अर्थात फंक्शनल ग्रुप है? इस चीज़ को समझिए। फंक्शनल ग्रुप वह ग्रुप होते हैं जो किसी कार्बनिक चेन के साथ जुड़कर उसके ग्रुप या उसके फंक्शन को डिसाइड करते हैं। अर्थात जो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का आपको पता होगा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CHO या जिसको हम C+1OH के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एल्डिहाइड के बारे में और थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बोनिल समूह, ये ध्यान रखिए, कार्बोनिल समूह C+1O और एक तरफ होगा, एक टर्मिनल पे लगेगा, याद रखिएगा टर्मिनल पे लगेगा तो ही होगा कार्बोनिल ग्रुप और यानी एल्डिहाइड ग्रुप। अगर ये टर्मिनल पे ना होके, टर्मिनल के इन द सेंस जैसे हमने कार्बन ये लगाया और इधर कार्बन और ये देखो इसके साथ यानी एक किनारे हाइड्रोकार्बन पे लगे, इसको बोलेंगे टर्मिनल। अगर ये टर्मिनल पे ना होके किसी बीच के कार्बन के साथ जुड़े, सपोज यहाँ पे जुड़े, तो इसके बाद ये जो आपका कीटोन ग्रुप हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये कीटोन है और यही अगर आपके टर्मिनल पे लगे अर्थात किसी एक किनारे पे लगे तो एल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ? एल्डिहाइड में CHO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अच्छा, एलडीजी जो फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चन आप हमारे जो पुराने वीडियोस हैं उनमें भी देखेंगे, यानी जो इसके पहले के शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, उनमें भी देखेंगे कई बार फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन पूछा हुआ। कभी एल्कोहल के बारे में पूछ लेगा, कभी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप पूछ लेगा, कीटोन का भी पूछ चुका है। तो कई तरीके से उन्हीं क्वेश्चन को, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन सा टॉपिक, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हमें किन टॉपिक में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे कह रहे हैं विद्युत धारा को, अर्थात विद्युत धारा को के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब विद्युत धारा के पहले बारे में समझते हैं, ये विद्युत धारा है क्या। तो आपको मालूम है जो विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक में बहने वाले आवेश यानी चार्ज के प्रवाह की दर है। याद रखिएगा, कहीं से किसी भी प्लेस से पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इसको I = Q/T कहा जाता है। यहाँ पे Q आपका कूलम में लेंगे और T आपका सेकेंड में लिया जाएगा, अर्थात समय। तो यहाँ से जो आपकी करंट आएगी उसको हम बोलते हैं एम्पियर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और साथ में ये भी याद रखिएगा जो चार्ज होता है वो Q ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में होता है, अर्थात n × नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में फ्लो होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है। और यदि आपको किसी प्लेस से, सॉरी यहाँ पे -19 कूलम चार्ज होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, -19 कूलम चार्ज प्रेजेंट होता है। और यदि आप किसी प्लेस से, याद रखिए, किसी प्लेस से इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन को मूव यानी 1 कूलम इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है, अर्थात हम ये कहें किसी प्लेस से, क्योंकि ये देखो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो अगर किसी प्लेस से आपको 1 कूलम चार्ज को प्रभावित करना है या फ्लो कराना है तो उस वहाँ से कितने इलेक्ट्रॉनों को मूव कराना पड़ेगा, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉनों को वहाँ से मूव कराना पड़ेगा। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज फ्लो कराना है और उसके लिए हमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों को पास कराना पड़ेगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, 1 कूलम यानी एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वहीं पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराना पड़ेगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि देखो विद्युत धारा को के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो विद्युत धारा को आवेश के प्रवाह की दर, ये ध्यान रखिएगा, यानी किसी प्लेस से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो विद्युत आवेश के प्रवाह के रूप में निरूपित किया जाता है। कोई भी मेटल कंडक्टर हो, वायर, उससे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि हमारी करंट कितनी बह रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिवृक्क यानी अर्थात एड्रेनालाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब बात समझिए, देखिए यहाँ पे एड्रेनाइल के बारे में बात हो रही है कि एड्रेनाइन में उसके लिए कथन कौन सा गलत है। अब पहले देखो कई बार चीज़ें वो डायरेक्ट पूछता था, बट इस तरह आपने देख रहे होंगे कि क्वेश्चन को जस्ट वो अपोजिट पूछ रहा है, सही कथन के बजाय गलत कथनों पे ज़्यादा इस समय क्वेश्चन उठा रहा है। क्यों? बिकॉज अब कई बार जल्दबाजी में ये मिस्टेक हो जाती है कि हमने क्वेश्चन तो पढ़ा और हमें आंसर पता था और हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा और हमें लगा ये तो सही है और हम टिक करके आगे चले जाते हैं, बट वो उस क्वेश्चन के लिए गलत कथन, क्योंकि यहाँ पे क्या जस्ट निगेटिव नकारात्मक स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो गलत। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, एड्रेनालाइन के संबंध में पहले यह ए ऑप्शन, यह पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए हृदय गति और श्वास दर को बढ़ाता है। यह पेट में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर पाचन को बढ़ावा देता है। यह पाचन तंत्र में रक्त की आपूर्ति को कम कर देता है और इसे कंकाल की पेशियों की ओर निर्देशित करता है। यह शरीर को तनाव या आपात स्थिति में लड़ो या भागो की प्रक्रिया को सक्रिय करने के प्रतिक्रिया करने में सहायक होता है। तो पहले समझते हैं एड्रेनालाइन के बारे में कि एक्चुअल ये है क्या। तो एड्रेनालाइन जैसे अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है जिसको इमरजेंसी हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। और इसके पहले
काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे और बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे सुसाइडल बैग हो गया, ऐसे काफ़ी ज़्यादा आरआरबी के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो इमरजेंसी हार्मोन कौन सा? अधिवृक्क के द्वारा यानी एड्रेनालिन के द्वारा जो प्रोड्यूस हुआ, ये एक यहाँ से पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ। तो एड्रेनालिन शरीर को आपात स्थिति यानी जो सडन हमारे बॉडी में, कई बार कहते हैं ना कि स्ट्रेस जनरेट हुआ, यानी कैसी कुछ ऐसी डरावनी या ऐसी सडनली हैपन हुई चीज़ उस समय प्रतिक्रिया देता है। तो ये देखो, जैसे आप ऐसे समझो कि मान लीजिए आप किसी प्लेस पे खड़े हो और वहाँ पे अचानक एक शेर आ जाए, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर हमारे पास कोई हथियार है तो हम उससे लड़ेंगे यानी फाइट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि शेर से या जो भी सामने पर्सन है या जिससे मैं नहीं लड़ सकता, तो आप क्या करो? फ्लाइट, अर्थात वहाँ से भाग जाओ। तो यही है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, अर्थात सडनली आपके बॉडी में एक स्ट्रेस वाली जब कंडीशन जनरेट होती है, तनाव यानी आपात स्थिति आती है, वहाँ पे एड्रेनालाइन अर्थात अधिवृक्क ग्रंथि एक्टिव होती है, जो हमारे बॉडी में क्या क्या काम करती है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास से जो एड्रेनल जो हमारे हार्मोन्स ACTS करके अधिवृक्क ग्रंथियों से कौन एड्रेनाइन हार्मोन्स को प्रोड्यूस किया। अब यही क्या होगा, हार्मोन रक्त प्रवाह में जाते ही हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और डायरेक्ट क्या क्या काम करेगा, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पहला, यहाँ पे जो हृदय गति है वो बढ़ा देगा, अधिक रक्त प्रवाह करेगा। दूसरा, हृदय की गति बढ़ेगी तो अर्थात हमें जल्दी जल्दी ब्रीथिंग भी करना पड़ेगा, यानी श्वसन दर भी बढ़ाएगा, यानी अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी बॉडी में। दूसरा, रक्त को मांसपेशियों की ओर भेज देता है, अर्थात हमारी जो मांसपेशियां हैं वो हो सकता है उनको भागना हो या लड़ना हो, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। मांसपेशियों को तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई, और ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके हमें एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, जो ये पाचन क्रिया को धीमा कर देता है, बिकॉज ऑफ सारी एनर्जी डाइजेशन की तरफ ना होके हमारी पूरी बॉडी के अदर फंक्शन ये मसल्स को फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो इसी आपने कई बार देखो, जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं या किसी तनाव या किसी ऐसे सडन वाली चीज़ें में, उस समय हमें थोड़ा सा भूख कम लगती है, बिकॉज ऑफ इट कैन बी स्लो द डाइजेशन, यानी हमारी जो पाचन सिस्टम है, पाचन तंत्र उसको कम कर देगा। तो इसका बी ऑप्शन इसी वजह से करेक्ट है, बिकॉज ये पाचन तंत्र को बढ़ाता नहीं है, घटाता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बढ़ा रहा है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बिकॉज स्टेटमेंट में कथन गलत कथन को पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? यानी अच्छा आप हेल्दी हैं, स्वस्थ रहेंगे, तो कौन सा है जो आपके लिए ऐसा बेटर रहेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा? तो यहाँ पर आपके पहला जल्दी शादी करना, अर्थात कम उम्र में शादी कर देना, तो उससे जो प्रजनन है या जो माँ का जो स्वास्थ्य है उसके बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जंक फूड खाना, ये भी हमारे हेल्थ में निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। स्वच्छता की अनदेखी करना, अर्थात आप मतलब अपनी क्लीनिनेस या साफ सफाई नहीं करते तो भी बीमार पड़ने की है, अर्थात जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा की देखभाल, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि प्रजनन स्वास्थ्य का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। आप मेंटली, फिजिकली और सोशली आप बहुत हेल्दी हैं, देन आप एक बहुत ही अच्छी प्रजनन प्रणाली से संबंधित रखेंगे, क्योंकि हमें मेंटली और फिजिकली दोनों फिट होने चाहिए, साथ में सोशली फिट होना, अर्थात समाज में जो हमारे लोगों से रिश्ते हैं वो भी बेटर होने चाहिए, तो हम ये एक बेटर हमारे लिए रहेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा? डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब लेड नाइट्रेट आयोडाइड, याद रखिए, जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, हमने अर्थात सबसे सिंपल लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में डाला, तो एक जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट, क्वेश्चन में बोला है कि येलो कलर का जो एक प्रेसिपिटेट यानी एक्स मिलता है वह क्या है? तो याद रखिएगा, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे दो हमारे मेटल यानी सॉल्ट सॉल्यूशन हैं, उन सॉल्ट सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है PbI2, ये येलो कलर का होता है। और ये भी याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा है कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, अर्थात ये हमारी द्विविस्थापनिक अभिक्रिया। और अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया की जगह केवल विस्थापन अभिक्रिया दिया है, तो भी आप डबल डिस्प्लेसमेंट की जगह विस्थापन भी कह दीजिएगा, अगर ऑप्शन में नहीं हो तब। ठीक
ठीक है, तो ये याद रखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जहाँ पे लेड ने किसको पोटेशियम ने लेड को विस्थापित किया और लेड आयोडाइड बना और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन किया, यानी दो सोल्यूशन अपनी प्लेस को एक्सचेंज किया और इससे हमें येलो कलर का सोल्यूशन मिला और इसका ए ऑप्शन करेक्ट हुआ जो लेड आयोडाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी पुरुष की एक ऐसी मामूली सर्जरी प्रक्रिया की गई जिसमें उसके शुक्राणुओं को वीर्य में मिश्रित होने से रोका जा सके, किस संरचना में सर्वाधिक परिवर्तन होने की संभावना है। यहाँ पे सिंपल से एक चीज़ कह रहा है कि जो मतलब कई बार होता है जैसे हम बोलते हैं वैक्सेक्टोमी अर्थात जो नसबंदी, तो उसमें क्या होता है कि ये पुरुषों में किया जा रहा है और इसमें अक्सर वेस्ट डिफरेंस को कट किया जाता है। जब वेस्ट डिफरेंस को कट किया जाएगा, वेस्ट डिफरेंस को ही बोलते हैं शुक्रवाहिनी, तो वेस्ट डिफरेंस को कट करेंगे अर्थात परिवर्तन किस में हुआ, शुक्रवाहिनी में। क्वेश्चन में देखो किस तरीके से घुमा के, डायरेक्ट नहीं पूछा है कि उस सर्जिकल मेथड का, इसके पहले पूछा था कि जो मेल में वो वेस्ट डिफरेंस को कट किया जाता है तो उसका क्या नाम है, वैस्कोटॉमी। यही सेम ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया फीमेल के बारे में कि फीमेल के जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कट करने पे उसका नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोनॉमी। याद रखिएगा वैस्कोटॉमी, ट्यूबेक्टोटॉमी। तो ट्यूबेक्टोटॉमी फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। अब तो क्वेश्चन देखो ये कहा कि रोने यानी हमें जो प्रेगनेंसी उसको रोकना है, उसमें परिवर्तन कहाँ हुआ, परिवर्तन कहाँ पे किया गया, परिवर्तन आपको शुक्रवाहिका में किया गया, तो यानी आपके वेस्ट डिफरेंस में कट कर दिया गया, उसको बांध दिया गया कि जो स्पर्म है वो आगे न जा सके, अर्थात जब वो आगे फ्लो नहीं होंगे, फीमेल बॉडी में नहीं जाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं होगी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वे ऋणात्मक आवेश से शुरू होते हैं और धनात्मक आवेश पर समाप्त होते हैं। वे बंद लूप बना सकती हैं। वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। वे हमेशा सीधी रेखाएं होती हैं। क्वेश्चन में कहा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए वे ऋणात्मक आवेश से शुरू होती हैं। तो अगर बात की जाए जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव की तरफ जाती हैं। पहला आपका क्या हुआ, यहाँ पे गलत हुआ बिकॉज अब कह रहा है निगेटिव से जाके पॉजिटिव में, गलत। ये बंद लूप बना सकती हैं। अब देखो बना सकती हैं, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट के बारे में समझिए। कई बार कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमने इसके पहले भी जो सेट में है वहाँ पर आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपको क्लोज लूप बनाएंगी, अर्थात ये आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल से चलेंगी साउथ पोल जाएंगी और वापस नॉर्थ पोल, इस तरीके से, तो क्लोज लूप। बट इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर बी मेक अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी क्लोज लूप का निर्माण नहीं होता, बंद लूप नहीं बनता है। इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिए। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी गलत हुआ। फिर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक चीज़ पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। सेम यहाँ भी, ये भी कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी बिकॉज अब अगर कट की एक प्लेस में दो डायरेक्शन होगी। हम मान ले कि चलो यहाँ पे कट कर रही हैं, तो देखो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये, एक ये, दो डायरेक्शन जो कि पॉसिबल नहीं है, अर्थात ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये वे हमेशा सीधी रेखाएं होती। अब यहाँ पे डायग्राम में आप डायरेक्ट देख ही सकते हैं, क्या सीधी जा रही हैं, नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव बेंड होती हुई जा रही हैं, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र में जो रेखाएं हैं उनके लिए ये पहला पॉइंट धनात्मक आवेश से निकलती हैं, ऋणात्मक आवेश की तरफ जाती हैं। दूसरा, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। तीसरा, ये बंद लूप नहीं बनाती। चौथा, ये स्ट्रेट लाइन पे ना होके कर्व के रूप में जाती हैं क्योंकि इनको मुड़ना भी पड़ता है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप का कार्य सिद्धांत पर आधारित है। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि के अवशोषण, यानी देखो स्टेथोस्कोप का कार्य सिद्धांत किस पर है। पहला ऑप्शन उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि के अवशोषण, ध्वनि के केवल विद्युत संकेतों में रूपांतरण, ध्वनि के परिवर्तन या अवलोकन के लिए ध्वनि के प्रकाश में रूपांतरण। अगर आपने कभी स्टेथोस्कोप देखा है तो उसमें ना तो कहीं चार्जिंग की जरूरत होती, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती,
फिर भी वो कैसे साउंड को भेजता है, तो उसके पीछे का जो साइंस है, विज्ञान है, वो ये है कि वो बार बार, यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, जैसे उसके अंदर साउंड इंटर करता है और वो बार बार साउंड को रिवाइब्रेट करके हम आगे बढ़ाता वो चला जाता है। यानी रिवाइब्रेशन जो बार बार उसको ध्वनि का परिवर्तन करके वो आगे साउंड को लेके जाता है। तो ये इसका सिद्धांत है, अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। और यहाँ पे जो आपने देखे स्टेथोस्कोप, यानी जो सबसे आगे वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन की हेल्प से इसके अंदर साउंड इंटर करता है। फिर एक डायफ्राम यानी एक कंपन जो जिसके थ्रू पूरे हमारे साउंड आगे जा सके, वहाँ पे ऐसी लेयर होती है जिसके थ्रू आगे ये पूरी साउंड मूव करते हुए हमारे कानों तक पहुँचती है। तो इसका ऑप्शन सी, ध्वनि के परिवर्तन के द्वारा, यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, यानी जो लगातार वो ट्यूब के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के विशिष्ट भौतिक गुणधर्म का सही वर्णन करता है। देखो यहाँ कह रहा है धातुओं का विशिष्ट वर्णन की बात हो रही है, विशिष्ट वर्णन के बारे में सही है। तो पहले बात करते हैं धातुओं के गुणधर्म क्या होते हैं। तो धातु के जब गुणधर्म पता होगा तो डायरेक्ट आपको तो धातु होते क्या है, धातु में विस्मय विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये डक्टाइल अर्थात तन्य किया जा सकता है, उनको डक्टाइल भी होते हैं, आघातवर्धनी यानी मैलेबल भी होते हैं, चमकदार होते हैं, ध्वनि यानी ध्वनिक अर्थात ध्वनि प्रोड्यूस करने वाले यानी सोनरस भी होते हैं। धातुओं के गुण, इन्हें ये मेनली जो हमारे गुण होते हैं, यही गुण जो धातुओं में नहीं पाए जाते हैं, अर्थात उनमें कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी वहाँ पे समानता नहीं पाई जाती है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, याद रखिएगा। इन जनरल धातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होते हैं एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल, लाइक आप मरकरी की बात कर सकते हैं, मरकरी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कंडीशन पे एक्सेप्शनल है। सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट हैं, इनको आप नाइफ से कट कर देते हैं। इस तरीके से गैलीनियम है, वो उसको आप मिट्टी में रख कर मेल्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शनल, बट जनरली सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होती हैं, याद रखिएगा। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है, लाइक यू आल्सो नो द नॉन मेटल इज अ बैड कंडक्टर बट ग्रेफाइट, अर्थात कार्बन का एक ऐसा मेटल है, कार्बन की एक ऐसा आपके वहाँ पे अवरूप है जिससे हम बोलते हैं ग्रेफाइट, वो भी करंट को फ्लो करा देता है। धातुएं समानतः भंगुर होती हैं, भंगुर का मतलब जैसे हैमरिंग करेंगे वो टूट जाएगा, गलत है, क्योंकि धातुओं को हैमरिंग करके हम बिल्कुल पतला प्लेट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको तार के रूप में खींच के कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, धातुएं ध्वनिक होती हैं, अर्थात उनसे टकराने से आवाज़, जैसे कई बार गिलास गिर गई है, कोई भी मेटल के बर्तन होते हैं, उससे हमें साउंड प्रोड्यूस होती है। आपने देखा बेल कई बार बजाते हैं, वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, अर्थात डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। धातुएं ध्वनिक होती हैं और टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल किस प्रकारात्मक समूह की उपस्थिति के कारण जल के साथ मिश्रण का निर्माण करता है। बात समझिए, जल के साथ मिश्रण कर निर्माण करता है, यानी जल के साथ क्यों घुलता है, कौन सा उसके पास फंक्शनल ग्रुप है। याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप को कार्यात्मक की बात बार बार कर रहा है। तो एथेनॉल, एथेनॉल से आपने तुरंत फार्मूला याद किया होगा, C2H5OH, OH मतलब एल्कोहल, अर्थात यही वो एल्कोहल है जो हमारे बियर या जो भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलती है, यही केवल ड्रिंक किया जाता है। अदर एल्कोहल्स वो पॉइजनस भी हैं। तो यहाँ पे एथेनॉल, इसके पास क्या ऐसा है कि ये जो वाटर के साथ घुल जाता है। अब आपने अगर नाम सुना हो, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसके लिए एक याद रखिएगा फन, ये फन याद रखिएगा, FON या फोन या फन जो भी कहना चाहें आप कहिएगा। यहाँ पे फन अर्थात फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, और जैसे ही इनको अपने आसपास किसी कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन दिख जाता है तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। क्या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के
उनके बीच में यानी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है और ये वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला तो इसके साथ भी आप डैट देख सकते हैं हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए जिससे इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा और वो लिक्विड कंडीशन में हुआ। याद रखिएगा वाटर का यानी H2O का लिक्विड कंडीशन में होने के पीछे का रीजन यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आप देख सकते हैं एल्कोहल, ये एथेनॉल एल्कोहल, इसके पास भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। देखो ये वाटर का OH हो गए, इधर आपका एल्कोहल के पास, एक्चुअली यहाँ पर डायग्राम में एल्कोहल वाला मिसिंग, तो वहाँ पे एल्कोहल के पास भी डायग्राम क्या प्रेजेंट होगा C2H5OH, तो ये इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अर्थात एथेनॉल और पानी इन दोनों के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से यानी OH ग्रुप, कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से पानी में घुलता है। एथेनॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप की उपस्थिति की वजह से पानी में घुल जाता है और इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पिंड एक सरल रेखा में परिवर्तनशील चाल से गतिमान है, 10 सेकेंड में इसका विस्थापन 50 मीटर, औसत वेग कितना होगा। बात क्वेश्चन में क्या है, औसत वेग। तो औसत वेग देखो एग्जाम में आपके पास बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम में आपको आंसर देना है। तो जब भी आपको पता है औसत वेग यानी V एवरेज की बात हो रही है, V एवरेज इक्वल टू आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करो। कितना डिस्प्लेसमेंट कह रहा है क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कह रहा है 50 मीटर और वहाँ पे टाइम 10 सेकेंड यानी 5 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी बढ़ के आप तुरंत आगे बढ़ो। बस यहाँ पे अभी के लिए थोड़ा सा और चीज समझ लो कि कुल विस्थापन और कुल समय यानी ये औसत के लिए। अच्छा विस्थापन और दूरी में भी आपको पता होगा, विस्थापन किसी भी पथ की सबसे शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटी दूरी होती है और जो डिस्टेंस होता है यानी कि दूरी वो उस पथ की कुल लंबाई होती है। तो इसको भी दिमाग में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गतिशील पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए बाह्य बल द्वारा आवश्यक कार्य के बराबर होता है। ये भी देखो फिजिक्स का क्वेश्चन काफी अच्छा है। यहाँ पे किसी गतिशील पिंड को विरामावस्था में लाना अर्थात आपको उसमें वापस रेस्ट पे लाना चाहते हैं तो उसमें बाह्य बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। अर्थात आप किसी वस्तु कोई आपकी मूव कर रही, मान लेते हैं v वेलोसिटी से जा रही है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यानी इसके पास काइनेटिक एनर्जी mv² होगा। आप चाहे तो ये रेस्ट में हो अर्थात इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो आपका जो वर्क डन करना पड़ेगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, जिसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आपको काम करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे K फाइनल माइनस K इनिशियल, अर्थात आपका फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। फाइनल आपकी कितनी 0 हो गई और इनिशियल कितनी थी हाफ mv², अर्थात आपको स्थिति हाफ mv² यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर बाहर से फोर्स लगा के कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कार्य बराबर वर्क इक्वल टू आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये वर्क होता है। अब यहाँ पे फोर्स यानी वर्क आप बाहर से लगा रहे हो, कोई वर्क ब्रेक लगाना ये किसी भी द्वारा आप फोर्स लगा रहे हो, वहाँ पे आप वहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हो तो उसके द्वारा एक कार्य किया जाएगा जिससे हम बोलेंगे वो जो किया गया वो कार्य फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, बात की जा रही कौन सा विकल्प चिकनी अर्थात स्मूथ अंतर्द्रव्यी यानी जो उसके अंदर कौन सा अंतर्द्रव्यी जलिका के कार्य को संदर्भित है, यानी जो उसके अंदर एक्चुअली जो स्मूथ हमारी कम सी यानी हमारे वहाँ पे एक झिल्ली जैसी होती है, यानी एक्चुअली में ये कह रहा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के कार्य से संदर्भित है यानी उसका कार्य क्या है ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो आपको पता है हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है SER और दूसरी होती है RER यानी इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और ये जो रफ है अर्थात यहाँ पे राइबोसोम जुड़े होते हैं, ये इसके पहले क्वेश्चन पूछ चुका है रफ के बारे में पहले, इस बार स्मूथ के बारे में पूछ लिया। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका है, इसके अंदर कोशिका के अंदर पाए जाने वाले झिल्लीदार तंत्र होता है, यह स्मूथ होता है और इसके क्या लिपिड यानी वसा का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा लिपिड या वसा का निर्माण कौन करता है, यही स्मूथ। तो इसका ऑप्शन डी। जबकि प्रोटीन का सिंथेसाइज करने में राइबोसोम्स का काफी ज्यादा यूज होते हैं। आप देख सकते
जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में राइबोसोम, अर्थात ये भी कह सकते हैं RER। तो RER प्रोटीन का, स्मूथ किसका, जो लिपिड और लिपिड का निर्माण में फंक्शन में हेल्प करता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है? यानी न्यूरॉन के किस भाग में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है? तो एक्चुअल में ये चीज समझते हैं कि ये न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा जो तंत्रिका तंत्र का स्ट्रक्चर है, इसमें कई सारे पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारा सबसे ऊपर है जो इसका पूरा शीर्ष जिसका फंक्शन होता है, तो जिससे बोलते हैं न्यूक्लियस अर्थात न्यूक्लियस। तो जो कहाँ पर है, ये आपके उसके कोशिका का यानी सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। उसके पीछे ये पूरे डेंड्रिट्स होते हैं, तंत्रिका तंत्र, ये सब कुछ फैला हुआ है। तो ये अदर पार्ट। तो इसका क्वेश्चन ने पूछा है कि जो केंद्रक है वो कहाँ पे, तो केंद्रक आपका कोशिका है यानी ऊपर, जो न्यूक्लियस है वो कोशिका का यानी सेल बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो न्यूरॉन, अच्छा न्यूरॉन का काम क्या है? न्यूरॉन हमारे पूरी बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक यानी मैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है, संरचनात्मक क्रियात्मक तंत्रिका इकाई है जो बॉडी में मैसेज जितने भी फंक्शंस है, इंफॉर्मेशन है, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाती है। न्यूरॉन इसकी मेन जो बेसिक यूनिट होती है, यही पूरा एक साथ जुड़कर एक पूरा हमारे बॉडी का न्यूरॉन सिस्टम को डेवलप करती है, जो पूरे बॉडी में मैसेज को ट्रांसपोर्ट करना, मूवमेंट कराना, बॉडी के सभी फंक्शंस को कार्य कराती है। अर्थात इसका जो ऑप्शन हुआ सी करेक्ट हुआ, अर्थात केंद्रक का कहाँ पे होगा, सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषमांगी मिश्रणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें बात कर रही है विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, आप देखो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। तो विषमांगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समांगी होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसकी उदाहरण जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने रेत को पानी में डाला तो रेत और पानी, और ये देखो आप देखेंगे कि बॉटम में आपको यहाँ पे रेत सैंड दिखेगा, ऊपर सैंड कम दिखेगी, यानी ऊपर वाटर पार्टिकल्स है, नीचे सैंड पार्टिकल्स। क्या ये यूनिफॉर्म तरीके से एक समान रूप से फैल गए? नहीं। जब एक समान रूप से नहीं फैले अर्थात ये कैसा होगा, विषमांगी मिश्रण। वहीं समांगी मिश्रण, जैसे हमने चीनी को पानी में डाला तो मिश्रण बनेगा, अर्थात चीनी उसके अंदर पूरी तरह घुल जाएगी, या नमक को पानी में डाल नमक भी घुल जाएगा। तो यहाँ पे कणों का एक समान से वितरण होता है। जब कणों का एक समान वितरण होगा अर्थात ये समांगी मिश्रण कहलाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन में दे रखा है विषमांगी मिश्रण में। देखो, यह एक यौगिक की तरह व्यवहार करता है, कथन सत्य। जो यौगिक का कोई रिलेशन है नहीं यहाँ पे, क्योंकि मिक्सचर और यौगिक दोनों अलग अलग चीजें। यौगिक को हम कंपाउंड बोलते हैं और यहाँ पे कई एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं, अर्थात वाटर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड बनाए वाटर, वो यौगिक कहलाएगा। तो मिक्सचर का यौगिक से कोई रिलेशन नहीं, इसकी संरचना पूरी तरह एक जैसी है नहीं। भाई यहाँ पे हम चीज़ें डालते तो अलग अलग भी हो सकती है, घटकों को अलग नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं बात करें, यहाँ पे हम तुरंत जो विषमांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण, दोनों से घटकों को अलग कर सकते हैं, अर्थात इसका डी। अलग अलग पदार्थ अपने गुणधर्म बनाए रखते हैं, डी ऑप्शन करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हमने सैंड डाला तो सैंड की अपनी प्रॉपर्टी है और वाटर की अपनी प्रॉपर्टी, दोनों अपनी प्रॉपर्टी को बनाए रखे हुए हैं, अर्थात आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार विरामावस्था से गति शुरू करती है और 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण कितना है? अर्थात देखो आपका क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में कोई कार की स्पीड है तो विरामावस्था से है यानी u = 0, रेस्ट पे थी, गतिमान होके उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जा रही है, तो टाइम कितना ले रहा है? 4 सेकंड। तो डायरेक्ट आपके पास दो ऑप्शन है, एक आप क्या करो, तो फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन यूज कर सकते हैं और वो होता है आपका v = u + at, इसको सॉल्व करके आप ये निकालें, या दूसरा a = चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको यूज करिए। कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है? 20, कहाँ से? 0 से, कितना टाइम? 4, तो हो जाएगा 20/4 = 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी जो एक्सेलरेशन होगा। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है।
अच्छा, साथ में यहाँ पे हमने आपको जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, याद रखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है किसी कर्व का, वो आपका एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव स्लोप है अर्थात उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे निगेटिव स्लोप है अर्थात उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, यहाँ पे स्लोप यानी जीरो है अर्थात उसकी वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल, यहाँ पे बात करें कि इनमें से कौन सा एल्कोहल सामान्यतया ईंधन या ईंधन योज्य के रूप में उपयोग किया जाता है। अब बात सीखा एल्कोहल की, और एल्कोहल को आपको यूज करना है ईंधन के रूप में अर्थात फ्यूल के रूप में। तो एक्चुअली आपने लोगों ने प्रेजेंट टाइम में आई थिंक सुना होगा जैव ईंधन के बारे में, बायोफ्यूल, यानी उससे रिलेटेड ही है। आपने कई बार न्यूज़ या ऐसी चीज़ें सुना होगा कि कुछ चीनी को हम एथेनॉल या बायोफ्यूल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको पेट्रोल के साथ मिक्स करके हमारी जो गाड़ियों में उसमें यूज करेंगे। तो उसी के बारे में पूछा कि वो कौन सा बायोफ्यूल है। तो अर्थात जो आपको डायरेक्ट यानी चीनी हो गया, कोई भी जैसे हमारे खाने पीने वाली चीज़ है उनको किण्वन करके उनसे हम एथेनॉल एल्कोहल बनाएं, एल्कोहल बना के उसका सीधे कहाँ पे मिश्रित करें, ब्लेंड कर दें ईंधन के साथ, पेट्रोल के साथ, और हम वहाँ पे उसका प्रोडक्शन करके गाड़ियों को यूज कर सकते हैं। अर्थात पेट्रोल या गैसोलीन एथेनॉल को मिक्स करेंगे और वो हमारे पेट्रोल गाड़ियों में यूज किया जा सकता है। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन डी है एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH, और जस्ट इसमें इसके पहले भी एक क्वेश्चन था एथेनॉल से रिलेटेड। तो अच्छा, याद है कि प्रेजेंट टाइम में E10 अर्थात हमारा 90% पेट्रोल 10% आपका एथेनॉल, E20 80% पेट्रोल 20% एथेनॉल। तो ऐसे भी आपने नाम आई थिंक सुना होगा। एथेनॉल के बारे में क्यों उपयोगी, क्योंकि ये स्वच्छ ईंधन है, कम धुआं प्रोड्यूस करेगा, पेट्रोल की खपत कम करेगा, बिकॉज हमारे देश में ज़्यादातर पेट्रोल आउट ऑफ इंडिया से आता है, यानी हमारे देश में है नहीं, बाहर से आता है, जिसकी वजह से इंपोर्ट में हमारी निर्भरता कम होगी। गन्ना, मक्का आदि से बनाया जा सकता है, यानी इजिली हमारे देश में बनाने की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये अलग तरीके देखो पूछा है। घनत्व का प्रभाव क्या पड़ेगा जब तापमान बढ़ाएंगे। तापमान का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं घनत्व का। अब पहले बात करते हैं घनत्व होता है क्या, जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी, और डेंसिटी इज इक्वल टू होता है हमारा, यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। याद रखिएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अर्थात आपका देखो मास पे किसी भी वस्तु का जो ऑब्जेक्ट उसका मास तो फिक्स है, उसमें तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसके वॉल्यूम को चेंज करें, क्योंकि जब भी हम किसी के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम अर्थात आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा यानी डिनोमिनेटर में क्वांटिटी बढ़ेगी, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होती हुई चलेगी। अर्थात जो उसका डिवीजन अगर बढ़ेगा, हर बढ़ेगा, तो उसकी वैल्यू लगातार कम होगी। अर्थात वॉल्यूम आयतन को बढ़ाने से घनत्व कम होगा, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ाने से घनत्व कम होगा। जितना आयतन बढ़ेगा उतना घनत्व कम होगा। अर्थात जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं उसका घनत्व कम होता हुआ चला जाता है। अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट है, घनत्व का कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल लेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। किसके बारे में बात हो रही है? अवतल लेंस। और अवतल लेंस के बारे में आप जानते हैं कि जो किनारों में मोटा और बीच में पतला होता है वो से अवतल लेंस अर्थात कॉनकेव लेंस कहा जाता है। तो कॉनकेव लेंस के बारे में कि आपको यही पता होगा, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है अर्थात अपसारी लेंस होता है। अपसारी लेंस, और साथ में ये हमेशा सीधी इमेज, इरेक्ट इमेज को देगा। ये याद रखिए, इरेक्ट इमेज, सीधी ऑलवेज इमेज देगा, जबकि आपका जो कॉन्वेक्स है वो सीधी उल्टा हर प्रकार की इमेज देगा। अच्छा, ये इरेक्ट देगा तो वर्चुअल भी रहेगी, और वर्चुअल होगी तो कभी स्क्रीन में नहीं प्राप्त कर सकते, अर्थात इसके पीछे इधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगी। तो ये अवतल लेंस प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा वस्तु के समान दिशा में होता है। ये आप समझ गए होंगे, इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और हमेशा, जबकि उत्तल लेंस, याद है कि उत्तल लेंस आपकी वस्तु से छोटी, वस्तु से बड़ी, दोनों प्रकार की, और आभासी और वास्तविक, उल्टा, सीधा, हर प्रकार की वस्तु में दे सकता है। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, कॉनकेव लेंस
जो है वो बिल्कुल सिमिलर है कॉन्वेक्स मिरर के, कॉन्वेक्स लेंस मिरर के सेम। इसी प्रकार से जो कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर के, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो बिल्कुल सेम है। तो रिलेट करके आप उनको याद रखेंगे तो और बेहतर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुरक्षा की जैविक विधि है? अर्थात जो हम बायोलॉजिकल, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेटर हो जैविकी। तो यहाँ पे देखो DDT का छिड़काव, ये तो बहुत ये केमिकल्स होते हैं जिससे हमारा वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, इसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है। जुताई, ये तो एक अलग चीज़ हो गया। जुताई कोई भी फसल को सुरक्षा के लिए जैविक विधि से कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि सुरक्षा में चाहिए ना। फसल अवशेष जलाना, ये भी बहुत गलत होता है, क्योंकि अवशेष जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। कीट शिकारियों का शामिल करना, अब इसको बात समझते हैं, कीट शिकारी हैं क्या, एक्चुअल क्या होते हैं। कुछ आपने देखा होगा कि जो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं खेतों के आसपास, आपने आई थिंक ये जो रेड वाला हो ये शायद देखा हो, तो ये कुछ ऐसे ही जो हमारे जो फार्मर्स होते हैं उन्हें फसलों के आसपास इंसेक्ट होते हैं जो छोटे छोटे कीटों को खाते हैं। यहाँ पे जैसे पत्तियों में गए तो ये आसपास के छोटे छोटे कीड़ों को खा लेंगे जो हमारे पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। याद समझिएगा, ये जो ग्रीन वाले आप देखें ये हमारे प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, ये पत्तियां खा रहे हैं, जबकि जो रेड ये बड़े हैं ये उनको कंज्यूम करके हमारी मदद कर रहे हैं। अर्थात जो हमें नुकसान पहुंचा रहे थे उनको ये खाते हैं और हमारी फसल को बचाते हैं। यानी कीट शिकारियों को शामिल करना, जो कीट शिकारी उनको शामिल करके जो कीड़े लगते हैं उनको ख़त्म करना और अपनी फसल को बचाना, जैविक कीट नियंत्रण कहते हैं जिसे। यानी छोटे छोटे कुछ जीव हानिकारक कीटों को खा ले जाते हैं, जिसे लेडी बर्ड बीटल एफिडस को खाती है, मेढक पक्षी कीट को खाती है। तो इस तरीके से जो ऐसे मेढक और पक्षी दोनों अलग हैं। मेढक भी छोटे छोटे इंसेक्ट को बहुत खा के हमारी फसलों को प्रोटेक्ट करती है, अर्थात वो पक्षी को जब बचेंगे नहीं तो हमारी फसल को खाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसका ऑप्शन डी होगा, जो कीट शिकारियों को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस विलयन को सही पहचान करता है जहां विलेय और विलायक दोनों तत्व हैं तथा विलयन समांगी है? बात क्या कह रहे हैं, विलयन आपका समांगी। क्वेश्चन में फिर से तो समझिएगा, विलयन को सही पहचान करें, यानी हमारा दोनों तत्व तथा विलयन समांगी हैं। तो पहले बात समझते हैं, पानी में घुला कार्बन, पानी में घुला कार्बन, अगर पानी में आप कार्बन को घोलेंगे तो वो पूर्णतः मिलेगा नहीं, पानी में घुलेगा नहीं, अर्थात वो विषमांगी विलयन बनाएगा। सल्फर के साथ मिश्रित लोहे का बुरादा, सल्फर और लोहे का सल्फर का बुरादा भी इनकम्प्लीट तरीके से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अर्थात समांगी विलयन नहीं बनेगा। पानी में घुली चीनी, बात समझिए, पानी में घुली चीनी ये आपका तो समांगी विलयन बनता है। तो क्वेश्चन में देखो फिर समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस विलयन की सही पहचान करता है जहां विलेय और विलायक दोनों तत्व हैं तथा विलयन समांगी है। क्वेश्चन में कहा है दोनों तत्व हैं, बात समझो, तत्व, बट पानी में घुली चीनी, पानी अपने में क्या तत्व है? नहीं, ये एक यौगिक है। चीनी भी अपने में यौगिक है, तत्व नहीं। क्यों हम यही मार खा जाते, तत्व है और हमने कहा कि हम केवल क्या देखें, विलयन समांगी, पानी और घुली चीनी और इसके साथ लगा के बढ़ जाए, बट ये गलत, बिकॉज दोनों ये आपके यौगिक है ना कि तत्व। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, अर्थात हवा में नाइट्रोजन के साथ मिश्रित ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट, अर्थात ये तत्व। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन होगा, जो अपने में क्या है, एक समांगी विलयन है। तो ये आई थिंक आप लोग समझ गए। अच्छा, जो विलयन होता है, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अधिक मात्रा वाला पदार्थ सॉल्वेंट अर्थात विलायक होता है, कम मात्रा जो होगी वो विलेय अर्थात सॉल्यूट होगा। तो आई होप जो समांगी में से उसको होमोजीनियस, यानी दोनों क्वांटिटी लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए और वीडियो लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले हमारे जो और वीडियोस हैं वो आप लोगों तक टाइम से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, कमेंट करिए कि आप लोगों को हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आप लोग जो कमेंट करते हैं तो उससे हमें और मोटिवेशनल मिलता है और आप लोगों के लिए और हम बेटर से बेटर जो कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपके आने वाले आगामी एग्जामों में आपको और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस हो और आप भी सिलेक्शन पा सकें। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।